अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ही ख़ुसूसी टॉपिक है हमारे पंजाब में, ख़ास तौर पे मिर्च मसाले खाने वाले लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि मैदे का इन्फेक्शन, मैदे का अल्सर और एच पाइलोरी ये पंजाब में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और इसके ऊपर ही आज बात करेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, वजूहात क्या हैं और इसके लिए हम कर क्या सकते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है, जिसको एच पाइलोरी कहते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जो कि आपके मैदे के इन्फेक्शन करता है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जिस मैदे में मौजूद होगा और उस मैदे में इन्फेक्शन करेगा तो उसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, और इन शॉर्ट फॉर्म यानी छोटी शक्ल में इसको हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं। एच पाइलोरी इन्फेक्शन अमूमी छोटे बच्चों में होता है, छोटी उम्र में होता है, और बहुत ही आम वजह है ये मैदे के अल्सर की। अगर आपको मैदे का अल्सर है तो ऐन मुमकिन है कि आपको वो एच पाइलोरी की वजह से ही हो रहा हो। और सबसे मज़े की बात ये है कि दुनिया में मौजूद जितने भी लोग हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों में एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है। तो बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, अपना टेस्ट करवाते हैं, कहीं जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, या इर्द गिर्द के उनके दोस्त ही मशवरा दे देते हैं कि तुम्हें एच पाइलोरी ना हो गया हो। टेस्ट करवाते हैं, एच पाइलोरी पॉजिटिव आ जाता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 50% से ज़्यादा लोग दुनिया के जो हैं उन सब में एच पाइलोरी मौजूद होता है। लेकिन वो अलहदा बात है, कुछ लोगों में अलामात कर रहा होता है और कुछ लोगों में अलामात नहीं कर रहा होता। अगर आप में अलामात नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। लेकिन अगर आप में अलामात ज़ाहिर हो गई तो फिर आप डॉक्टर के पास गए और उसने टेस्ट करवाया तो एच पाइलोरी उसमें पॉजिटिव आ गया, तो फिर ही आपका इलाज शुरू होगा। और एच पाइलोरी का इलाज जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स से होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अलामात इसकी क्या हैं। अलामात में आपके मैदे में, पेट में दर्द होगा, जलन महसूस होगी, और जब आपका मैदा खाली है, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो दर्द बहुत ज़्यादा होगी कि जब तक आप कुछ खा ना लें तो आपको सुकून नहीं होगा। ये भी एक अलामतों में से अलामत है कि आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है। दिल घबराता सा रहता है, मतली और क्या महसूस होती रहती है, खाने को दिल नहीं करता, डकारें आती रहती हैं, गैस रहती है पेट के अंदर, और वज़न आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इंसान ज़ाहिर है खा पी नहीं सकता सही तरीके से, तो उसकी वजह से उसका जो है ना वज़न कम होना शुरू हो जाता है। वजह मैंने बताया कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। लेकिन वो क्यों होता है इसके बारे में 100% हमें अभी तक नहीं पता कि क्यों होता है। अलबत्ता ये एक आदमी से दूसरे आदमी को पास ऑन हो सकता है, कि क्योंकि ये मैदे का इन्फेक्शन है तो आपकी थूक में भी ये मौजूद हो सकता है, आपकी कै में भी महसूस हो सकता है, और आपके पखाने में भी मौजूद हो सकता है। और अगर आपने वॉमिट की, या आपने थूक आपके हाथ पे लग गया, या पखाना आपने अच्छी तरह से अपने वॉशरूम के बाद हैंड वॉश नहीं किया और हाथों पे कुछ लगा रह गया, या ये बैक्टीरिया मौजूद रह गया, और आपने किसी के साथ हैंडशेक किया या मिले किसी को, या उन्हीं हाथों से किसी को खाना बना के दे दिया, तो ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये वो दूसरे इंसानों में भी इसी तरह ट्रांसफ़र हो जाता है, उनको मिल जाता है, और वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। और गंदे पानी की वजह से, और ख़ुराक जो किसी ने एच पाइलोरी का इन्फेक्शन था किसी को और उसने गंदे हाथों के साथ बना दी ख़ुराक और बच्चों को दे दी, बड़ों को दे दी, बना के किसी होटल या रेस्टोरेंट में सर्व कर दी, तो वो जो लोग वो खाएंगे उन सब को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो जाएगा। रिस्क जो है वो बचपन है, बचपन में बहुत से लोगों को हो जाता है। और जैसे पहले मैंने बताया कि 50% से ज़्यादा लोग दुनिया में जो मौजूद हैं, मतलब पाकिस्तान पंजाब से हट के दुनिया के 50% लोगों से ज़्यादा, 50% लोगों से ज़्यादा दुनिया में ये लोगों को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है। ज़्यादा उन लोगों को होता है जो बहुत से लोग इकट्ठे रह रहे हैं, क्राउडेड कंडीशन है, यानी एक ही घर है उसके अंदर 15-20 लोग रह रहे हैं, तो वो रिस्क पे हैं। और कोई ऐसे लोग जिनको पानी की सप्लाई साफ़ नहीं मिल रही, उनका जो पानी घर में सप्लाई आ रही है उसके साथ सीवेज का पानी मिक्स हो रहा है, या कोई और गंदा पानी मिक्स हो रहा है, तो उसमें भी रिस्क पे हैं आप। ये भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, और भी बहुत सी बीमारियाँ हैं गंदे पानी के साथ जो होती हैं। या आप डेवलपिंग कंट्री जैसे हमारा है पाकिस्तान,
उसमें आप रह रहे हैं तो यहाँ भी कंडीशंस कोई ऐसी अच्छी सैनिटरी कंडीशंस जो हैं या लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, और क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आवाम ज़्यादा है, जगह कम है, तो यहाँ पे भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। या आप किसी ऐसे इंसान के साथ रह रहे हैं जिसको एच पायलोरी का इन्फेक्शन है, तो ज़ाहिर है उसके सलाइवा में यानी थूक से, उसकी वॉमिट से, उसके मुंह से निकलने वाले जो जरासीम हैं उनसे, और पखाने जो वो करता है, वॉशरूम जाता है, तो उसके बाद अगर हैंड अच्छी तरह से वॉश नहीं करता और गंदे हाथों से आपको कुछ दे देता है तो भी आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी पेचीदगियों में सबसे पहले तो जो एच पायलोरी है, ये अगर आपके मैदे में है तो ये जो मैदे के अंदर एक तय होती है जो मैदे को बचाती है हर किस्म की ऐसी चीज़ों से कि जो उसको नुकसान पहुंचा सकें, ये उसको इरिटेट करना शुरू कर देता है और उसकी सोजिश कर देता है। उसकी सोजिश करने से गैस्ट्राइटिस हो जाता है, और अगर ये सोजिश बरकरार रहे और वो जो हमारी मैदे के अंदर जो हिफाजती तय है वो मुसलसल इरिटेट होती रहे और उसमें जो मैदे का तेज़ाब है वो ज़्यादा बनता रहे, तो उसकी वजह से उसमें ज़ख़म बन जाते हैं जिनको हम अल्सर कहते हैं। अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अल्सर के मुतासरा मरीज़ कितने हैं, तो वो आप सोच लें कि 50% से ज़्यादा लोगों को तो वैसे ही एच पायलोरी है, और उनमें से 10% से ज़्यादा लोगों को एच पायलोरी की वजह से अल्सर होने के यानी मैदे का ज़ख़म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर फिर भी उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये जो अल्सर है यही आपके मैदे के कैंसर की तरफ चल पड़ता है, फिर वो भी हो सकता है आपको। इसके लिए टेस्ट जो करते हैं हम वो दो हैं। ब्लड टेस्ट तो सिर्फ ये बताता है कि ज़्यादातर लोग ब्लड टेस्ट ही करवाते हैं और ज़्यादातर लोगों का एच पायलोरी पॉजिटिव ही आ जाता है, लेकिन वो उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अगर आपको पहले कभी था एच पायलोरी तो भी वो आपके ब्लड में आएगा, अगर अभी भी है आपको तो भी आपके ब्लड में आएगा, लेकिन इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते। इसके दो टेस्ट होते हैं, ब्रेथ टेस्ट और स्टूल टेस्ट, यानी आपके सांस का टेस्ट होता है और आपके पखाने का टेस्ट होता है, और उसमें हम देखते हैं कि कोई एच पायलोरी का इन्फेक्शन एक्टिव यानी इस वक्त कोई मौजूद तो नहीं है जो आपको आपके मैदे को परेशान कर रहा है, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ब्लड टेस्ट करने के लिए एक गोली या पानी या खीर की तरह की एक चीज़ होती है जो दी जाती है उससे पहले आपको खाने के लिए, और वो जो चीज़ होती है उसके अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स ऐड किए होते हैं। जब वो इंसान ऐसा जिसको एच पायलोरी इन्फेक्शन मौजूद हो, जब वो चीज़ खाता है या पीता है, वो गोली खाता है, तो खाने के बाद उस गोली या पानी या खीर में से जो कार्बन होता है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। वो मैदे में हज़म होते ही वो चीज़ और उसमें से कार्बन निकलना शुरू हो जाता है। वही कार्बन बॉडी जो है, हमारा जिस्म जो है, उसको एब्ज़ॉर्ब करती है, हज़म करती है, उसको खून में शामिल करती है, फेफड़ों में जाता है, और जब फिर हम सांस लेते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, तो मरीज़ जो होता है उसे हम कहते हैं कि आप एक बैग के अंदर, जिसके अंदर एक डिवाइस रखी होती है जो डिटेक्ट करती है कि इस सांस के अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं या नहीं मौजूद। अगर वो जो डिवाइस होती है जो उस बैग में रखी है जिसके अंदर आपने सांस लेना है, यानी आपने सांस बाहर निकालते हुए उस बैग के अंदर सांस बाहर निकालना है, तो वो कार्बन भी निकलेगा। अगर आपकी मैदे में एच पायलोरी का इन्फेक्शन है और आपने वो गोली या पानी या खीर टाइप की जो चीज़ आपको दी थी जिसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे, तो अगर आपके जिस्म में एच पायलोरी इन्फेक्शन है तो वो कार्बन आपके सांस के ज़रिए जब आप सांस बाहर निकालेंगे उस बैग में जाएगा जिसमें आप सांस लेंगे, और उसमें हमने डिवाइस रखी हुई है जो कि फ़ौरन डिटेक्ट कर लेती है कि हाँ जी इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। इसको ब्रेथ टेस्ट कहते हैं। अगर वो डिटेक्ट करती है कार्बन आपके मॉलिक्यूल्स सांस में आते हैं तो इसका मतलब है कि आपको एच पायलोरी 100% है, फिर हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा स्टूल टेस्ट होता है, यानी पखाने का टेस्ट होता है। पखाने में हमने एंटीजन देखने होते हैं, आप अपना पखाना लैब में जमा करवाते हैं, वहाँ से वो टेस्ट करते हैं कि इसमें एच पायलोरी के एंटीजन तो मौजूद नहीं है। अगर एंटीजन मौजूद हों तो उसको पॉजिटिव देते हैं और उसके ऊपर भी हम आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो चीज़ जहन में रखने वाली है वो ये है कि जब ये दोनों टेस्ट आपके होते हैं, स्टूल टेस्ट यानी पखाने का टेस्ट और आपके सांस का टेस्ट, उससे पहले आपके कम से कम 2 हफ्ते पहले मैदे के मुतल्लिका जितनी भी मेडिसिन आपको शुरू करवाई होती हैं वो 2 हफ्ते पहले बंद करनी होती हैं, ताकि इस टेस्ट की रिज़ल्ट, इस टेस्ट की रिपोर्ट ठीक आए।
अगर आप वो लेते रहेंगे मैदे की मेडिसिन्स, यानी तेज़ाबियत को कम करने वाली मेडिसिन्स या मैदे की जलन को ख़त्म करने वाली मेडिसिन्स, तो वो ये टेस्ट जो है इसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी। इसलिए इन दोनों टेस्टों से पहले, सांस का टेस्ट और पखाने का टेस्ट, इन दोनों टेस्टों से पहले 2 हफ्ते पहले आपने ये सारी मेडिसिन्स बंद करनी है, ताकि आपके टेस्ट की रिपोर्ट ठीक है और उसके अकॉर्डिंगली आपका अगर ट्रीटमेंट होना है तो हो, अगर नहीं होना तो ना हो। स्कोप टेस्ट होता है उसके अलावा, लेकिन वो अमूमन इस्तेमाल नहीं होता है एच पाइलोरी में। वो तब होता है जब एच पाइलोरी, जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी जो पेचीदगियाँ हैं उसमें एच पाइलोरी की वजह से सबसे पहले आपके मैदे का जो अंदरूनी हिफाजती तह होती है उसकी सोजिश हो जाती है, और सोजिश होने से गैस्ट्राइटिस होता है। अगर उसको तभी ट्रीट ना किया जाए तो अल्सर बन सकता है, यानी मैदे में ज़ख़म हो सकता है, और अगर उसको फिर भी ट्रीट ना किया जाए तो मैदे का कैंसर बन सकता है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को, एच पाइलोरी को डायग्नोज या उसको देखने के लिए स्कोप टेस्ट यानी एंडोस्कोपी या गेस्ट्रोस्कोपी नहीं होती, बल्कि ये मैदे का अल्सर देखने के लिए, या मैदे में कोई ऐसी चीज़ बन गई अल्लाह ना करे जिसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कैंसर तो नहीं है, तो फिर एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने तफसील से बात की हुई है कि एक छोटी सी ट्यूब होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ जाती है आराम से, उसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है, और उस कैमरे के ज़रिए हम मुंह के ज़रिए ये डालते हैं ट्यूब, और पूरी खुराक की नाली को देखते हैं, फिर आगे मैदे को देखते हैं, फिर अंतड़ियों सारी को चेक कर सकते हैं इस ट्यूब के ज़रिए। और अगर वहाँ पे हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आए जिसका कोई सैंपल लेना ज़रूरी है, बायोप्सी वगैरह, जिसका हम बाद में टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको कहीं में कैंसर या कुछ ऐसा मसला तो नहीं बन रहा, तो फिर हम वो बायोप्सी या पीस भी ले सकते हैं टेस्ट करने के लिए। ट्रीटमेंट में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमने देनी होती हैं इकट्ठी। इसका ट्रीटमेंट एक एंटीबायोटिक के साथ नहीं होता, 2-3 एंटीबायोटिक्स को मिला के हम लोग देते हैं, ताकि बैक्टीरिया जो है एच पाइलोरी का, उसकी रेजिस्टेंस ना हो जाए। रेजिस्टेंस के बारे में भी एक लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस क्या होती है, तो मैं आज उसको नहीं छेड़ूंगा। डॉक्टर्स जो हैं वो प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ साथ तेज़ाब को कम करने वाली मेडिसिन्स भी, और ताकि ये मैदा जो है वो आपका, अगर उसकी अंदरूनी जो तय है, अगर उस पर ज़ख़म वगैरह हैं तो वो भी हील होना शुरू हो जाए। अब हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं कि इस पे जो मैदे की जो अंदरूनी तहें होती हैं उनको सही करने के लिए, उनकी सोजिश को ख़त्म करने के लिए हम ऐसी मेडिसिन्स देते हैं कि जिनसे मैदे का तेज़ाब कम से कम हो जाता है। तो उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, पीपीआईज़ हम इनको कहते हैं, ये हम देते हैं। कुछ लोग खाली मैदे लेते हैं, कुछ लोग खाने के बाद, कुछ अब नए जो आ गए हुए हैं पीपीआईज़ वो खाने के बाद भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग वो पुराने पीपीआईज़ पे ही हैं जो खाने से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो इनका काम ये होता है कि मैदे के तेज़ाब को कम कर देते हैं। इनकी एग्जांपल्स यानी मिसालें मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। ओमेप्राजोल है, आम इस्तेमाल होता है, रूलिंग के नाम से आता है, कैप्सूल भी मिल जाते हैं, इसके साशे भी मिल जाते हैं। लेप्रोजोल है, लेंसोप्राजोल में, ये भी नाश्ते से पहले खा सकते हैं आप। पेंटोगर्ड है, पेंटोप्राजोल, ये भी आप ले सकते हैं। ये सारे पीपीआईज़ हैं। उसके अलावा एक हमारे जिस्म में सब्सटेंस होता है जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं। तो हिस्टामिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि मज़ीद तेज़ाब की पैदा करता है मैदे के अंदर तेज़ाब को। तो इसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं इसकी तेज़ाबियत मैदे की कम करने के लिए, ताकि आपके मैदे को वक्त मिल सके कि उसका जो अंदरूनी हिफाजती तहें हैं वो सही होना शुरू हो जाएं, उनके ज़ख़म ठीक होना शुरू हो जाएं। उसकी मिसाल फेमोप्सिन है, फेमोटिडिन साल्ट में, टेगामिट है सिमेटिडिन के नाम से, और इसके अलावा बिस्मिथ सब सैलिसाइक्लेट भी यूज़ होता है। ये बिस्मोल के नाम से पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये सिरप होता है और ये मैदे के ऊपर जाके तो एक तय लगा देता है, कोटिंग कर देता है मैदे के ज़ख़म के ऊपर, ताकि आपको उसकी दर्द वगैरह ना हो। ये स्लाइड स्पेशली डॉक्टर्स के लिए है, पेशेंट्स के लिए नहीं है। ये रिसेंट अभी जो अपडेटेड ट्रीटमेंट है उसके ऊपर है कि हमने जो पेशेंट की थेरेपी करनी है, उसका ट्रीटमेंट करना है, वो क्या करना है। उसमें हमने उन एरियाज़ को देखना है जहाँ पे क्लेरिथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस नहीं है या 15% से कम है, तो वहाँ पे हम देते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन ट्रिपल थेरेपी। उसमें पीपीआई है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, अमोक्सिसिलिन है, या अमोक्सिसिलिन की जगह पे मेट्रोनिडाजोल है, ये हम 14 दिन के लिए देते हैं। उसके अलावा क्लेरिथ्रोमाइसिन बेस्ड कंकोमिटेंट थेरेपी है। अगर आप ट्रिपल थेरेपी नहीं दे रहे तो फिर उसमें पीपीआई है, क्लेरिथ्रोमाइसिन है, अमोक्सल है, और उसके साथ मेट्रोनिडाजोल या टिनिडाजोल हम 10 से 14 दिन के लिए देते हैं।
अगर इससे भी आपका पेशेंट नहीं है तो आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे क्लेथ्रोमाइसिन के रेजिस्टेंस 15% से ज़्यादा है, पेशेंट क्लेथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंट हो चुके हुए हैं, तो फिर हम बिस्मथ क्वाड्रुपल थेरेपी करते हैं। उसमें पीपीआई है, क्लेथ्रोमाइसिन इसमें नहीं है क्योंकि क्लेथ्रोमाइसिन से तो पेशेंट रेजिस्टेंट हो चुका हुआ है। तो पीपीआई है, उसके साथ बिस्मथ सब्सिट्रेट या बिस्मथ सबसेलिसाइक्लेट देते हैं, और टेट्रासाइक्लिन है और मेट्रोनिडाजोल है, 10 से 14 दिन के लिए देते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। और बहुत ही रेजिस्टेंट केसेस जिनमें पेशेंट हर चीज़ से ही रेजिस्टेंट हो चुका है, तो फिर हम पीपीआई देंगे, लीवोफ्लॉक्सासिन देंगे और उसके साथ अमॉक्सिसिलिन देंगे 10 से 14 दिन के लिए, और इंशाल्लाह ताला हमारा पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत से डॉक्टर्स हैं जो डायरेक्ट आजकल जा रहे हैं पीपीआई, लिवो और अमॉक्सिसिलिन के ऊपर। प्लीज़ ऐसा नहीं करना, यह हमारी लास्ट रिजॉर्ट है और रेजिस्टेंस पहले ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो प्लीज़ अवॉइड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, स्टेप वाइज चलें, स्टेप लैडर पे चलें, शुरू करें पीपीआई क्लेरिथ्रोअमॉक्सिल से, और फिर देखें आगे आपका पेशेंट कैसे उसको रिस्पॉन्ड करता है। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। एच पाइलोरी के मुतालिक जितनी भी शुकूक व शुबहात और वो जो मोटी मोटी सी बातें जो आपको समझ में नहीं थी वो शायद आ गई हों आपको समझ में। इसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ पूछना चाहते हैं इस टॉपिक से मुतालिक, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे चाहते हैं आपके मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।